हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथ साथ में वीडियो देखते देखते आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं। एक साइड पे क्वेश्चन पेपर ओपन करें और एक साइड पे आंसर का वीडियो चलने दें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, interest on capital will be paid to partner only out of dash if provided for in the partnership deed। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। हमने फंडामेंटल्स के वीडियो में डिस्कस किया है, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स के बीच में। तो जब प्रॉफिट्स होंगे तभी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर है ए, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स होंगे तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। So first question answer है A। Next, which of the following is correct with respect to admission of new partner? अब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चार सिचुएशन में जो पुराना पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व होता है और एक नया पार्टनरशिप फर्म फॉर्म होता है जिसको हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। So यहाँ पे उन्होंने वही पूछा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर लीड्स टू ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। पूरा का पूरा फर्म डिसॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाता है और फिर न्यू पार्टनर आने के बाद एक नया पार्टनरशिप डीड बनता है। सो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। नेक्स्ट, व्हेन डिवेंचर अमाउंट इज रिसीव्ड इन लंप सम डैश इज क्रेडिटेड विद बैंक अकाउंट। सो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होता है, डिवेंचर का फुल फेस वैल्यू हमने एक साथ ही कॉल कर लिया। उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर कॉल को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बोलते हैं और उसका फर्स्ट एंट्री होता है बैंक टू डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो हम क्रेडिट कर रहे हैं डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, firm has assets of 2 lakh, liabilities of 84 and earned a profit of 18,000। normal rate of return दिया है 12%। amount of goodwill on the basis of capitalization of super profit will be। तो सबसे पहले हमको super profit निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में 2 लाख के एसेट्स माइनस 84,000 के लाइबिलिटीज, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 2 लाख माइनस 84। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो इससे हमारा आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा है 18,000। सो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट गिव्स सुपर प्रॉफिट। सो यहां पे 18,000 माइनस 13,920, सो 4,080 रुपीज का सुपर प्रॉफिट आया। एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करने को बोला है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इज द सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सो ये आंसर आ जाएगा 34,000, जो है ऑप्शन सी। Next, assertion, at the time of change in PSR it is important to determine sacrificing and gaining ratio। तो change in PSR के टाइम हम gaining या sacrificing दोनों में से एक तो कैलकुलेट करते ही है। And at the time of change in PSR, gaining partner compensates the sacrificing partner by paying him proportionate amount of goodwill। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये उसका रीजन भी है। सो अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा ए, बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation। Next question, if equal amount is withdrawn by the partner at the end of each month for the last 6 months of the year, interest on capital will be charged for dash months। so यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं से अपना ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर पार्टनर ने पूरे साल एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ किया तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के वीडियो में। अब यहाँ पे ये पूरे साल नहीं,
सिर्फ साल के लास्ट के 6 मंथ्स विड्रॉ कर रहा है, तो जो सबसे पहला ड्रॉइंग्स है वो हो जाएगा 31 अक्टूबर को, एंड जो लास्ट ड्रॉइंग है वो हो जाएगा 31 मार्च को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ऐसे करके 6 ड्रॉइंग्स हो जाएंगे। अब 31 अक्टूबर से ईयर एंड तक 5 मंथ्स होते हैं, और 31 मार्च से ईयर एंड 31 मार्च 0 मंथ्स। तो यहाँ पे चार्ज होगा 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो ये ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a partner withdraws equal amount at the end of each quarter, then dash months are to be considered for interest on total drawings. अब यहाँ पे end of each quarter है, तो end of each quarter में हमेशा 4.5 months होता है, जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, VST 321 PSR दिया है। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व मतलब WCR appeared in the balance sheet 48,000. At the time of retirement of T, workman's compensation claim मतलब WCC of 24,000 is to be created. Past journal entries. अब पहले से हमारे पास वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व 48,000 है। अब क्लेम जो है वो सिर्फ 24,000 का है, मतलब बाकी का बचा हुआ 24,000 हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व पूरा 48,000 टू वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम 24,000 पे करेंगे। टू पार्टनर्स है वी, एस एंड टी, एंड 24,000 को PSR है 3:2:1, सो 12,000, 8,000, 4,000। नेक्स्ट 9th और 10th क्वेश्चन के लिए केस स्टडी दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन फॉर आंसरिंग क्वेश्चन 9 and 10. X and Y are partners. X gets a commission of 10% of net profit before charging any commission, and Y का कमीशन है 10% of net profit, but इस बार after charging all commission. और P&L अप्रोप्रिएशन दिया है। अब पूरे P&L अप्रोप्रिएशन में सिर्फ एक ही अमाउंट दिया है X का कमीशन, एंड एक्स का जो कमीशन ऊपर है वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में नेट प्रॉफिट पूछा है, तो पहले हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। एक्स का कमीशन आया है 1,65,000, जो है नेट प्रॉफिट जो भी निकलेगा इंटू 10%। सो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा 16,50,000। सो 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। 10th क्वेश्चन में y का कमीशन पूछा है, तो 10th क्वेश्चन के लिए जो नेट प्रॉफिट है 16,50,000, इसमें से पहले x का कमीशन माइनस करेंगे 1,65,000, देन y को कमीशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है, इसलिए 10/110। अकॉर्डिंगली 1,35,000 का कमीशन आएगा फॉर वाई। सो यहाँ पे ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इफ वेंडर्स आर इश्यूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 1 lakh in consideration of net assets of 1,20,000, then the balance 20,000 will be credited to. अब हमने वेंडर्स को शेयर दिए 1 लाख रुपीस के, जबकि नेट एसेट्स हमने उनसे परचेज किए थे 1,20,000। सो ज्यादा के एसेट्स हमको मिले, बट उसके लिए पे हमको कम करना पड़ा, तो जो भी डिफरेंस है वो हमारे लिए गेन है। ये गेन ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। अगर नेट एसेट की वैल्यू कम होती और हम ज्यादा पे करते, तो हम सामने वाले की गुडविल और रेपुटेशन के लिए ज्यादा पे कर रहे हैं, उस केस में वो गुडविल हो जाता। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन का आंसर है बी, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट XYZ 332, Z is to get a minimum profit of 8,000 per annum. Any deficiency is to be borne by X. The net profit for the year amounted to 31,200. Calculate X's share of deficiency. अब यहाँ पे Z को मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी मिला है 8,000 का, तो जो भी हमारे प्रॉफिट्स है उसमें से पहले Z का शेयर निकालेंगे, और अगर कुछ कम पड़ रहा है तो वो X का डेफिशिएंसी हो जाएगा।
तो यहाँ पे 12th क्वेश्चन में Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट 31,200 इंटू PSR है 332, मतलब 2/8। So ये आ जाता है 7,800, बट Z को गारंटी मिला है मिनिमम 8,000 पर एनम का। तो 200 रुपीज जो कम पड़ रहा है वो X बेयर करेगा। तो यहाँ पे वही बोला है X का डेफिशिएंसी कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा D, विच इज 200। नेक्स्ट, PQR 321, Z is admitted, PQ and R sacrifice 1/3, 1/6 and 1/9 share of their profits. Z share will be, अब तीनों पार्टनर का सैक्रिफाइस दिया हुआ है। सो P is sacrificing 1/3 of his share, मतलब P का शेयर 3/6 इंटू 1/3। वैसे ही Q का सैक्रिफाइस, उसका शेयर 2/6 इंटू Q is sacrificing 1/6 of his share, and R is sacrificing 1/9 of his share। So ये हो गया 3/18, 2/36 और ये 1/54। अब ये तीनों के सैक्रिफाइसेस जब हम ऐड करेंगे तो हमको न्यू पार्टनर का शेयर, Z का शेयर मिल जाएगा। सो 3/18 विल बिकम 9/54, देन 36 3/54 और ये 1/54 ही रहेगा। सो 9 + 3 12 + 1 13/54। तो ऑप्शन है बी, which is 13/54. Next, 14th question, Tim and Sim 3:2. Their capitals are given 2,000, 1,000. Interest on capital 8% per annum है. Firm earned a profit of 150 during the year. Calculate amount of interest. अब 2 + 1 टोटल 3,000 का कैपिटल है। 3,000 के ऊपर 8% निकालेंगे तो 240 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, बट हमारे पास उतने प्रॉफिट्स ही नहीं है। तो पिछले सैंपल पेपर के वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो का भी ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसी के ऊपर था कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सो कैपिटल का रेशियो है 2:1, तो 150 को 2:1 में एलोकेट करेंगे तो 100 और 50 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 14 का सी, 100 and 50. Next, 15th question. X Limited forfeited 1,000 shares of 10 each, 7 called up, issued at a premium of 2 to be paid at the time of allotment. For non-payment of first call ₹2, share forfeiture account will be credited with. अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होता है, तो जो अमाउंट शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी पे कर दिया है वो कंपनी का गेन हो जाता है, वो कंपनी को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो उसी अमाउंट से क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे 7 रुपीज कॉल्ड अप है एंड उसमें से नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 रुपीज है, मतलब 5 रुपीज पे हो गया। सो 1,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज ईच, 5,000 का शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा। सो 15th का आंसर हो गया सी, 5,000। नेक्स्ट, assertion, manager's commission is transferred to debit side of P&L and manager's commission is a charge against profit. मैनेजर्स कमीशन जो है, मैनेजर एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को हम कुछ भी पे करते हैं, ऑब्वियसली इट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, तो वो डेबिट साइड ऑफ P&L में ही आता है और वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसीलिए आता है। तो यहाँ पे बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 16th का आंसर हो जाएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन। ऑन 1st April 22, V Limited was formed with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each. The company issued 90,000 shares and received 85,000 applications. During the year, ₹8 was called up. Ram holding 1,000 shares and Sham holding 2,000 shares did not pay first call ₹2. Sham shares were forfeited and 1,500 shares were reissued at 6, 8 paid up. Show share capital in the balance sheet of the company. So यहाँ पे पहले बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट बनाते हैं। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में
हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंडर शेयर कैपिटल, और इसका हमको बनाना है नोट 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले रिकॉर्ड होता है ऑथराइज कैपिटल। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। सो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10, तो ये हो जाएगा 10 लाख। देन इश्यूड कैपिटल, तो इसमें से 90,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए, सो 90,000 शेयर्स at the rate ₹10 each, so 9 lakh. Then subscribed capital, तो एक्चुअली हमको सब्सक्रिप्शन मिले सिर्फ 85,000 शेयर्स के लिए। 85,000 शेयर्स में से शाम के 1500 शेयर्स हमने फॉरफिट किए और वापस री इश्यू भी कर दिए। सो 85,000 में से पहले 1500 शेयर्स माइनस होंगे, फिर वापस एड बैक भी हो जाएंगे। सो ये 85,000 शेयर्स ही रहे ऑफ ₹। अब यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ ₹8 कॉल किया है, सो इंस्टेड ऑफ 10 आएगा सिर्फ 8। सो 6,80,000। अब शाम के शेयर्स, जब शाम ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया तो उसके शेयर्स फॉरफिट भी हुए, री इश्यू भी हो गए, तो वो मैटर क्लोज हो गया। बट राम ने जो फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है उसके बाद उसके शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, तो कुछ ना कुछ कॉल्स इन अरियर्स है। तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स हमको माइनस करना पड़ेगा। राम के है 1000 शेयर्स और उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया ₹2, सो 2000 कॉल्स इन अरियर्स है। सो टोटल हो गया 6,78,000। तो ये ऊपर शेयर कैपिटल में आ जाएगा 6,78,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, Asin and Shreyas are partners. Ajay is admitted for 1/5 share. He brings 5 lakh as capital. Total assets of the firm and outside liabilities दिया है। Pass journal entry for goodwill. अब ये गुडविल का कैलकुलेशन हमको करना है हिडन गुडविल मेथड से। और हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमको टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना होता है 2 बार। पहली बार हम टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे सारे पार्टनर्स का कैपिटल ऐड करके, दूसरी बार हम कैलकुलेट करेंगे न्यू पार्टनर के शेयर के बेसिस पे। सो 18th क्वेश्चन, टोटल कैपिटल, तो यहाँ पे टोटल एसेट्स ऑफ द ओल्ड फर्म है 15 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज है 5 लाख। सो 15 लाख माइनस 5 लाख, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल 10 लाख रुपीज है, एंड न्यू पार्टनर जो है वो 5 लाख रुपीज कैपिटल और ला रहा है। सो टोटल कैपिटल हो गया 15 लाख। देन न्यू पार्टनर 5 लाख रुपीज कैपिटल लाया फॉर 1/5 शेयर। सो फॉर 1/5 शेयर न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 5 लाख। सो टोटल कैपिटल ऑफ द होल फर्म एक्स आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 25 लाख। अब ये दोनों का डिफरेंस विल बिकम गुडविल। सो पहले टोटल कैपिटल हमने निकाला 25 लाख और एक मेथड से टोटल कैपिटल आया 15 लाख, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है 10 लाख रुपीज, ये हो गया हमारा गुडविल। अब इसके लिए क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा है, तो पहले 10 लाख रुपीज में से न्यू पार्टनर का नाम है अजय, तो अजय का शेयर निकालेंगे। अजय's गुडविल is 10 lakh into 1/5 which comes to 2 lakh. अभी क्वेश्चन में ये तो दिया है that he brings 5 lakh as capital, बट वो गुडविल ला रहा है ऐसा कुछ नहीं बोला है। दैट मीन्स पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश। तो गुडविल के लिए जर्नल एंट्री होगी करंट अकाउंट को लेके। सो अजय's करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स है Asin and Shreyas, and 2 lakh rupees total amount। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो,
अब ओल्ड रेशियो जो है वो दिया नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल ही आएगा. सो 2 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 लाख 1 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन. PQR are partners with fixed capitals 50,000, 1 lakh and 1 lakh 50. Profit for the year 60,000 was distributed after allowing interest at 10% instead of 12% per annum. Pass adjusting entry. सो पार्टनरशिप डीड में दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना है 12%, बट हमने अलाउ किया सिर्फ 10%, हमने एक्सपेंस को कम कर दिया. तो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं. पार्टनर्स है 3 PQR, PQR और टोटल. अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे एट द रेट 12%. सो कैपिटल जो है 50,000, 1 लाख और 1 लाख 50, उस पर 12%, 6,000, 12,000, 18,000, टोटल होता है 36. उसके बाद लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%. सो 50,000 पे 10%, 1 लाख पे 10% और 1 लाख 50 पे 10%, विच कम्स टू 30,000. अब इसका निकालेंगे डिफरेंस. सो 1, 2, 3, टोटल 6. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम चार्ज करने की वजह से हमने एक्सपेंस को 6,000 से रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से सभी पार्टनर्स को 6,000 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिला. तो यही 6,000 हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पीएसआर में. तो ये हो जाएगा प्रॉफिट wrongly credited. ओके, पार्टनर्स का पीएसआर क्वेश्चन में दिया नहीं है, दैट मींस इट इज इक्वल. तो 6,000 को 2,000, 2,000, 2,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे भी आता है 1. अब P को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला, बट उसके बदले उसको 2,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया. सो P रिसीव्ड 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा. सो P हैज टू रिटर्न टू द फर्म, इसलिए डेबिट. R के केस में उसको 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, उसके बदले उसको प्रॉफिट गलती से सिर्फ 2,000 मिला, उसको 1,000 कम मिला. तो R शुड रिसीव अनदर 1,000, इसलिए क्रेडिट. सो जर्नल एंट्री हो जाएगा P's कैपिटल टू R's कैपिटल 1,000. Next question, question 20. X is to Y, 1 is to 1. On 1st April 21, their capitals are 2 lakh and 1 lakh 50. Net profit for the year 31st March was 3 lakh 75,000. As per partnership deed, अब दिया है 10% प्रॉफिट्स रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है. प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे सबसे पहले रिकॉर्ड होता है नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 3,75,000. अब इसमें से पहले अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का नाम है एक्स एंड वाई. अब 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 लाख पे 6% और 1,50,000 पे 6%. सो टोटल हो जाता है 21,000. देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी 6% बोला है, ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अब ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया है 40,000, 30,000, बट ये पार्टनर्स ने एग्जैक्टली कब विड्रॉ किया उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है. इसका मतलब है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ 6 मंथ्स के लिए चार्ज करना है. जब भी डेट ना दिया हो हमेशा 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करो. सो 40,000 पे 6% होता है 2,400 और 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा 1,200. 30,000 पे 6% 1,800 और 6 मंथ्स के लिए 900. सो 2,100. इसके बाद जो हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे वो हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट. और फर्स्ट पॉइंट दिया है ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड. सो क्रेडिट साइड का टोटल है 3,77,100
और डेबिट में है सिर्फ 21,000, तो 3,56,100 का डिविजिबल प्रॉफिट बनता है और हमको ट्रांसफर करना है रिजर्व फंड में 3,56,100 इंटू 10%, 35,610। ये माइनस करने के बाद 3,20,490 रुपीज का सरप्लस बचेगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया है 1:1, सो एक्स एंड वाई में इक्वली डिवाइड हो जाएगा 1,60,245। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, NDA 537, N रिटायर्स और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3। द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ DNA, मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद DNA का कैपिटल बैलेंस आ रहा है 33 and 70,500. Total amount payable to N 90,500 was brought in by DNA in such a manner that their capitals are proportionate to new PSR. Past journal entries. अब ऐसा एडजस्टमेंट हमने प्रीवियस सैंपल पेपर्स में कंप्लीट क्वेश्चन में भी किया है, जिसमें हम लोगों ने टेक्निक लगाया था कि हम पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसके बेसिस पे कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं और वो रिवर्स आके फिर लिख देते। यहाँ पे वो हम टेक्निक यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक अमाउंट्स दिए हैं, तो हमको नॉर्मल वर्किंग नोट बना के ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन 21, वर्किंग नोट में सबसे पहले तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लेते हैं। सो N, D एंड A। N का बैलेंस है 90,500, D का बैलेंस है 33,000 और A का बैलेंस है 70,500। सो 1,00,000, 190, 193, 194। अब यहाँ पे अगर कुछ बैंक बैलेंस वगैरह मेंटेन करने को बोला होता तो वो भी एडलेस होता। जो एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस हमारे पास पहले से बैलेंस शीट में होता है वो यहाँ पे माइनस होता है, और जो न्यू बैंक बैलेंस एडजस्टमेंट में हमें मेंटेन करने को बोला होता है वो यहाँ पे ऐड होता है। यहाँ पे नहीं दिया है कुछ बैंक बैलेंस, तो यही हो जाएगा हमारे न्यू फर्म का टोटल कैपिटल, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है D एंड A में इन द न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है 2:3। सो अकॉर्डिंगली 77,600 एंड 1,16,400। अब इसके बेसिस पे जर्नल एंट्री पूछा है। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा कि N जो रिटायरिंग पार्टनर है हम उसको 90,500 पे कर देंगे। सो N's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 90,500 हमने पे कर दिया। उसके बाद D और A सफिशिएंट कैश लेके आएंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल टू A's कैपिटल। अब D का एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 33,000 है, बट एज पर आर कैलकुलेशन अभी 77,600 होना चाहिए। सो 77 माइनस 33, D will have to bring in another 44,600। वैसे ही A का कैपिटल 70,500 है, बट हमें चाहिए 1,16,400। सो he will have to bring in 45,900। सो टोटल हो गया 90,500। इफ यू सी ये यहाँ पे टैली होगा, 90,500 N को देना है, अलग से कुछ बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं करना, तो एग्जैक्टली उतना ही पार्टनर्स को लाना पड़ेगा। बस ये रेशियो हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ये वर्किंग नोट बना के ही फाइंड आउट होता है कि दोनों पार्टनर्स कितना कैश लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, K Limited purchase machinery from V for 5 lakh and purchase consideration is paid as follows: 1 lakh rupees का चेक, फिर प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, एंड वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। ओके, सो क्वेश्चन 22, सबसे पहले हम लोग मशीनरी परचेज कर रहे हैं। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वी लिमिटेड, और मशीनरी का वैल्यू है 5 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री में हम लोगों ने चेक इश्यू किया, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स।
So we limited account debit to bank आउट ऑफ टोटल 5 लाख 1 लाख हमने चेक से दिया. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, सो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2500 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, तो ये हो जाता है 2,50,000. और उसके बाद डिवेंचर्स 1500 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 1,50,000. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन 23. Z Limited issued 5,000 12% debentures of 10 each at 5% discount redeemable at 10% premium. Company has a balance of 6,000 in SPR. Pass journal entries and prepare loss on issue of debenture account. बच्चों आज मेरा आवाज थोड़ा अगर चेंज आ रहा हो तो सॉरी फॉर दैट. थोड़ा कोल्ड हुआ है, बट एग्जाम्स पास में है तो पेपर सॉल्विंग जरूरी है, तो साथ साथ में कर रहे हैं. सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट. ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहां पे सबसे पहले हम लोग डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम. तो उसकी जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. टोटल 5,000 डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज और 5% डिस्काउंट है, दैट मीन्स 9.5 रुपीज. सो 47,500. उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर. अब यहाँ पे रिडम्पशन के टाइम जो प्रीमियम है उसका प्रोविजन क्रिएट होगा. सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और उसके लिए डेबिट में आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर. अब 9.5 रुपीज डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 10 रुपीज डिवेंचर. रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम 10% है, दैट मीन्स 1 रुपी. अब इश्यू का डिस्काउंट 50 पैसे प्लस रिडम्पशन का प्रीमियम 1 रुपी, सो टोटल हो जाता है 1.5 रुपीज. ये हो जाएगा लॉस ऑन इश्यू. तो 47,500, 7,500, 50,000 एंड 5,000. इसके बाद ये डिवेंचर्स का जो लॉस है ये राइट ऑफ करने के लिए एसपीआर अवेलेबल है 6,000 और टोटल लॉस है 7,500. तो एसपीआर पूरा यूज हो जाएगा 6,000. स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में बाकी राइट ऑफ होगा 1,500 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 7,500. साथ में लेजर अकाउंट पूछा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट. यूजुअली डिवेंचर के क्वेश्चन में डेट्स भी दिए होते हैं, यहाँ पे डेट्स नहीं दिए तो बिना डेट्स के ही हम लेजर अकाउंट बनाएंगे. सबसे पहले लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यहाँ पे डेबिट हो रहा है, सो डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिवेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. अब ये हम दोनों क्यों लिख रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से 5,000 रुपीज का लॉस है और डिस्काउंट की वजह से 2,500 का लॉस है, तो वो दोनों को सेपरेट शो करना है. और फिर ईयर एंड में बाय एसपीआर राइट ऑफ किया 6,000 और बाकी का बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 1,500. तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में बस इतनी ही एंट्रीज. नेक्स्ट, एस लिमिटेड इश्यूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each at a premium. उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल. एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 1,50,000, प्रोरेटा अलॉटमेंट मेड. Amar, who applied for 300, failed to pay allotment call. His shares are forfeited and 170 shares are reissued at 9 per share fully paid. Okay. 24th question. अब यहाँ पे सबसे पहले 1,50,000 एप्लीकेशंस मिल रहे हैं. सो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,50,000 into application money is 2, so 3 lakh. Then share application
टू शेयर कैपिटल, और प्रोरेटा अलॉटमेंट है इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट। 3 लाख रुपीज टोटल रिसीव हुआ। 1 लाख इंटू 2 रुपीज, 2 लाख रुपीज कैपिटल पे ट्रांसफर होगा, और 50,000 इंटू 2, 1 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। देन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR। अब 1 लाख शेयर्स इंटू अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज दिया है, जिसमें से प्रीमियम है 3, तो कैपिटल हो जाएगा 2। सो 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है तो आउट ऑफ 5 लाख रुपीज ऑलरेडी 1 लाख एडजस्टेड है, तो 5 लाख माइनस 1 लाख, 4 लाख ही मिलना चाहिए। बट उसके बाद अमर हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स हैज फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, तो इसका वर्किंग नोट बनेगा, तो वो हम लोग यहां पे बनाते हैं। ओके, नाउ टोटल हमको एप्लीकेशंस मिले 1,50,000, जिनको हमने अलॉट किया 1 लाख शेयर्स। यहाँ पे नाम है अमर। अमर ने अप्लाई किया 300 शेयर्स, ही वाज अलॉटेड X, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट आएगा 200 शेयर्स। सो अमर के 100 एक्सेस शेयर्स है, इनटू एप्लीकेशन मनी 2, उसने 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिया है। ये है वो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। सो अलॉटमेंट ड्यू जो है 200 शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी 5 इज 1000, उसमें से ये एडजस्ट हो जाएगा 200। सो कॉल्स इन अरियर्स आ जाता है 800, जो यहां से माइनस हो जाएगा। सो 3,99,200 इज द अमाउंट दैट वी रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कॉल मनी के लिए बैलेंस बोला है, सारे कॉल्स ऐड करके 10 + 3 टोटल 13 होना चाहिए, जिसमें से 7 रुपीज हो गया है। सो कॉल मनी हो जाएगा 6 रुपीज, तो 1 लाख इंटू 6 लाख। अब जब कॉल रिसीव होगा बैंक टू शेयर कॉल, यहां पे वापस ये शेयर होल्डर अमर ने अपने शेयर्स पे पे नहीं किया, अप्लाइड उसका 300 शेयर्स है बट अलॉटेड ओनली 200 शेयर्स। सो 200 शेयर्स माइनस करके 99,800 शेयर्स पे रिसीव होगा, तो 5,98,800। नेक्स्ट है फॉरफीचर। सो शेयर कैपिटल, अमर ने अलॉटमेंट पे नहीं किया और अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो हमको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, अकॉर्डिंगली प्रीमियम भी डेबिट होगा। टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, टोटल 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 2000। प्रीमियम है 3 रुपीज, जिसमें से अलॉटमेंट के टाइम हमने कॉल्स इन अरियर्स निकाला है 800, एंड फर्स्ट कॉल के टाइम 6 रुपीज, सो 1200 रुपीज। सो 2600 माइनस 2000, तो 600 आ जाएगा फॉर फीचर। देन बैंक शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल, ये हो गया री इश्यू का एंट्री। क्वेश्चन में बोला है ओनली 170 शेयर्स आर री इश्यूड एट 9 रुपीज, सो 170 इंटू 9, 1 रुपी का डिस्काउंट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, सो ये आ जाएगा 1530। उसके बाद शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ का फॉरफीचर है 600 बट ये 200 शेयर्स पे है, और यहाँ का फॉरफीचर है 170 बट ये सिर्फ 170 शेयर्स पे है, तो ये दोनों फॉरफीचर हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर 200 शेयर्स पे 600 है तो 170 शेयर्स पे कितना होगा। सो 200 शेयर्स का फॉरफीचर 600, तो 170 शेयर्स पे x, तो x विल कम टू 510,
और 510 से माइनस होगा 170, सो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 340। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। GNA 2:3 बैलेंस शीट दिया है। द फर्म इज डिसॉल्व, then bad debts 6,000, G agreed to pay brother's loan, creditors of 10 paid 3,000 in full settlement, building is auctioned, A took over a part of stock and balance stock taken over by creditors, investment realized, realization expense. Prepare realization account. Okay. अब यहाँ पे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है। रियलाइजेशन अकाउंट का स्टार्टिंग होता है सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करके। तो एसेट साइड में बैंक अकाउंट और P&L को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स डेबिट साइड में आएंगे। सो टू डेटर्स, इनर कॉलम का अमाउंट 55,000 और इसका प्रोविजन आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। देन स्टॉक 78,000, इन्वेस्टमेंट 89,000, बिल्डिंग 2,50,000, P&L नहीं आएगा। लायबिलिटीज में क्रेडिट साइड में हमको लिखना है क्रेडिटर्स 80,000, देन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, G's brothers loan 77,000, उसके बाद एज लोन पार्टनर्स लोन है, वो रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं होता। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रियलाइजेशन में इसलिए आएगा बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। सो 15,000। कैपिटल भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते। अब सबसे पहला एडजस्टमेंट बैड डेट 6,000। सो 55,000 के डेटर्स से 6,000 माइनस करके बाय बैंक बाकी के डेटर्स रियलाइज हो जाएंगे 49,000 में। देन G agreed to pay off brothers loan, तो brothers loan है 77,000, so 2G's capital 77,000 उसने लोन टेक ओवर कर लिया। Creditor of 10 paid 3,000 in full settlement, so 2 बैंक creditors को हम पे करेंगे 3,000। बिल्डिंग इज ऑक्शन फॉर 1,80,000 और ऑक्शनर का कमीशन है 8,000, सो 8,000 माइनस करके बाकी का 1,72,000 बिल्डिंग सेल करके हमको मिल जाएगा। देन ए टुक ओवर स्टॉक एट 4,000, सो बाय एज कैपिटल ये स्टॉक टेक ओवर कर रहा है एट 4,000, बीइंग 20% लेस देन बुक वैल्यू। बैलेंस स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो यहाँ पे ये एसेट टेकन ओवर बाय लायबिलिटी है, उसके लिए कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करना नहीं होता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रियलाइज 9,000 लेस, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 89, 9,000 माइनस करके 80 रियलाइज होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय ए, सो टू एज कैपिटल एक्सपेंसेस 17,000। ओके, इसके बाद हम हमेशा चेक करते हैं कोई लायबिलिटी पे करने के लिए रह गई है क्या। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पे नहीं करना पड़ता। क्रेडिटर्स पहले 3,000 पे हो गया, बाकी क्रेडिटर्स स्टॉक लेके गए। बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब एज इट इज पूरा अमाउंट पे करना है विच इज 50,000। एंड ब्रदर्स लोन जी लेके गया, IFF भी पे करने की जरूरत नहीं है। एसेट्स में डेटर्स सोल्ड, स्टॉक सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड और बिल्डिंग भी सोल्ड। सो अब टोटलिंग करेंगे 250, 290, 3,01,000। ओके, 3,00,000, 380, 430, 5,00,000, 510,
510, 515, 520, 529. यहाँ पे 2 लाख, 320, 4 लाख, 450, 520, 520 plus 60, 580, 590, 597, 3 lakh 6, 3 lakh 6, 3 lakh 14, 3 lakh 19, 6 lakh 19, my mistake. बाय टोटलिंग कर लेते हैं, 2, 320, 4 lakh 450, 520 plus 60 is 580, 590, 597, 6 lakh 6, 6 lakh 14, 6 lakh 19. सो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है -529, तो 90,000 का डिफरेंस आएगा, ये हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ANNR पार्टनर्स बैलेंस शीट दिया है. G इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. गुडविल ऑफ द फर्म है 2 लाख, जिसमें से G ब्रिंग्स हिज शेयर इन कैश. G ब्रिंग्स 3 लाख कैपिटल. उसके बाद बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फर्नीचर अंडर वैल्यूड, स्टॉक टेकन ओवर बाय N, WCC. Capitals of A and N are to be adjusted on the basis of G's capital, surplus और deficit transferred to current account. अब यहाँ पे भी बैलेंस शीट नहीं पूछा है, सिर्फ रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल है. सो सबसे पहले तो न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन होगा. ओल्ड रेशियो दिया है 3:2. न्यू पार्टनर G का शेयर है 1/4. यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में शॉर्टकट बताया था, जो आप चेक करने के लिए लगा सकते हो, बट अदरवाइज आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व करके ही दिखाना पड़ता है. शॉर्टकट ये था, कंबाइंड शेयर 3/4 आएगा, सो 3 into 3 9, 3 into 2 6, और ये 3 + 2 5. और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो सेम ओल्ड रेशियो ही आएगा 3:2. नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का बैड डेट्स दिया है 2000 रुपीज. अब बैलेंस शीट में पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 1000, सो एक्स्ट्रा जो बैड डेट्स हो रहा है 1000 वही हमारा लॉस हो जाएगा. उसके बाद 5% प्रोविजन क्रिएट करने को बोला है. अब टोटल डेटर्स है 90,000, जिसमें से 2000 बैड डेट्स हो गया, तो अभी 88,000 बचता है. ये 88,000 पे 5% प्रोविजन हमको क्रिएट करना है. So 88,000 into 5%, 4,400. Next, furniture undervalued by 65,000. मतलब गलती से फर्नीचर हमने कम लिख दिया, अब हमको बढ़ाना है, तो फर्नीचर में गेन हो जाएगा 65,000 का. स्टॉक टेकन ओवर बाय N at 1,30,000. अब बैलेंस शीट में स्टॉक 1,40,000 है, सो 10,000 से स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, so 10,000. वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम 30,000 है. बैलेंस शीट में वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व सिर्फ 20,000 दिया है, तो एक्स्ट्रा रिजर्व क्रिएट करना है 10,000 का. ओके, रिवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, सो यहाँ का टोटल है 25,400. और क्रेडिट साइड ऑब्वियसली ज्यादा है 65, तो 65 minus 25, 40 minus 400, 39,600. ये हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट. नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस 3,10,000, 2,90,000. So buy balance brought down 3,10,000, 2,90,000. उसके बाद बाय कैश, न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है 3 लाख रुपीज. देन बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. अब गुडविल ऑफ द फॉर्म 2 लाख रुपीज दिए है, जिसमें से जी का शेयर है 1/4,
वो हो जाएगा 50,000 और 50,000 ये कैश में ही ला रहा है, सो 50,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 30,000 20,000. नेक्स्ट बैलेंस शीट में देयर इज अ जनरल रिजर्व ऑफ 50. बाय जनरल रिजर्व 30,000 20,000. उसके बाद एसेट साइड पे कोई रिजर्व नहीं है, रीवैल्यूएशन देयर इज अ प्रॉफिट. तो 39,600 को भी 3:2 में एलोकेट करेंगे. $23 and 15,840. ओके. अब कैपिटल का एडजस्टमेंट दिया है, कैपिटल्स ऑफ ए एंड एन टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जी's कैपिटल. तो 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए जी इज ब्रिंगिंग अ कैपिटल ऑफ 3 लाख. तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल आ जाएगा 12 लाख रुपीज. यही 12 लाख को हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन. न्यू रेशियो है 9:6:5. सो ओल्ड न्यू पार्टनर का तो 3 लाख ही आएगा 1/4 एंड 9 लाख को 3:2 360 एंड 540. ओके. अब यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे और यहाँ पे बोला है कि वी वांट टू ओपन करंट अकाउंट्स फॉर एडजस्टमेंट्स. सो जो भी डिफरेंस बचता है, डेबिट में बचा तो टू करंट, क्रेडिट में बचा तो बाई करंट. सो यहाँ का टोटल है 5,40,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 3,93,760. सो 540 में से हम माइनस करेंगे 3,93,760. 146,240 एंड यहाँ का टोटल है 3,60,000. यहाँ पे है 3,45,480. तो 345, सो 14,160 का डिफरेंस बचता है. सो ये दोनों के लिए बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा. न्यू पार्टनर का 3 लाख हमेशा टैली होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन 27, स्टेटमेंट 1. When financial statements of various years are analyzed, it is termed as vertical analysis, and vertical analysis is also termed as time series analysis. तो मल्टीपल ईयर्स के एनालिसिस को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे. नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 20%, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ आरएफओ? ओके. क्वेश्चन 28. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 1 लाख रुपीज. अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, आरएफओ हमको पता नहीं है, तो आरएफओ ऊपर जाएगा 20 नीचे आ जाएगा. तो आरएफओ इज इक्वल्स टू 1 लाख अपॉन 20 इंटू 100. तो आरएफओ हो जाएगा 5 लाख. तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख है, जिसमें से 1 लाख रुपीज अपना ग्रॉस प्रॉफिट है. सो कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो क्वेश्चन में पूछा है वो है आरएफओ 5 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख. तो ये हो जाएगा 4 लाख. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन एनी कैश फ्लो? अब पहला ऑप्शन दिया है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. जब इक्विटी शेयर्स इश्यू होंगे ऑब्वियसली इनफ्लो होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता. परचेज ऑफ मशीनरी में भी आउटफ्लो होगा. रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आउटफ्लो होगा. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक
अब कैश और बैंक ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो कैश फ्लो के लास्ट में आते हैं, पूरे कैश फ्लो में रिकॉर्ड नहीं होते। सो कैश से बैंक में कुछ गया या बैंक से कैश में कुछ आया, ये दोनों भी कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट हो जाएगा, तो दिस डज नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो। सो 29 का आंसर हो जाएगा डी, ओनली द फोर्थ ऑप्शन विल नॉट रिजल्ट इन एनी कैश फ्लो। सो 29 का आंसर है डी। नेक्स्ट, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन है प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल के लिए नोट है, जब भी किसी चीज के लिए नोट दिया है तो नोट से ही इंफॉर्मेशन लेना है। नोट में अगर देखते हैं शेयर कैपिटल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 13,50,000 से 15,00,000 इंक्रीज हो रहा है, तो ये इनफ्लो ऑफ मनी हो गया, इश्यू किए हैं हमने शेयर्स। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें सबसे पहला है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,50,000 ऐड हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख से 1 लाख रिड्यूस हो रहा है, और एडजस्टमेंट में बोला है कि ये रिडम्पशन जो है वो 10% प्रीमियम पे, सो माइनस होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, और इस पे 10% प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उस पे 10% है 10,000, तो माइनस करके 150 माइनस 110 40,000, ये हो जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अंडर विच हेडिंग सब हेडिंग फॉलोइंग विल अपीयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ये इंटेंजिबल एसेट है नॉन करंट एसेट्स के अंदर। अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी, और प्रोविजन फॉर टैक्स जो है करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता है। नेक्स्ट, प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो पहले तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का हम फॉर्मेट बना लेते। पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। प्रीवियस ईयर दिया है 31 मार्च 22, करंट ईयर है 31 मार्च 23, एंड एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। देन सबसे पहले है RFO जो है 20 लाख एंड 25 लाख, सो चेंज हो गया 5 लाख रुपीज, और एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो 25% का चेंज आएगा। उसके बाद अदर इनकम 5 लाख एंड 1 लाख, सो यहाँ पे 4 लाख से डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है, एंड 4/5 इंटू 100, सो 80% नेगेटिव है। अब ये दोनों ऐड करके हमको मिलेगी टोटल इनकम, सो 25 लाख एंड 26 लाख, इंक्रीज हो गया 1 लाख से, एंड 1 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, so 1/25 is 4%. Then expenses में एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में दिया है 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो ये टोटल रेवेन्यू का 50% 12,50,000। करंट ईयर में दिया है 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, सो 26 लाख का 60% 15,60,000, सो ये 3,10,000 से इंक्रीज हो गया है, which comes to 24.8%. नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर में है 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, तो ये हो जाएगा 2,50,000, और करंट ईयर में है 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट,
तो ये हो जाएगा 1,56,000। सो 94,000 से डिक्रीज है और ये हो जाएगा 37.6% का नेगेटिव। नेक्स्ट, अब ये दोनों ऐड करके हमको मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस। सो 15 लाख और यहाँ पे 16, 17 लाख 16,000 एंड 15 से 17, 16 तो 2,16,000 का इंक्रीज। सो 14.4%। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करना है। तो यहाँ पे 10 लाख और 26 माइनस 17, 8,84,000। अब यहाँ पे डिक्रीज है 1,16,000 का, जो हो जाएगा 11.6%। डिक्रीज है तो नेगेटिव। अब इसमें से माइनस होगा टैक्स। प्रीवियस ईयर में 40% टैक्स, 10 लाख का 40% 4 लाख रुपीज। करंट ईयर में 50% टैक्स, सो 4,42,000। सो यहाँ पे 42,000 का इंक्रीज है एंड 10.5% का इंक्रीज हो जाएगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करके 6 लाख, 4,42,000। सो यहाँ पे भी डिक्रीज है 1,58,000 का एंड ये हो जाएगा 26.3% नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, आरएफओ, टोटल परचेज और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट। ओके, नाउ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है ये 25% ऑन कॉस्ट बोला है, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ नहीं है, आरएफओ है। सो ये कॉस्ट का परसेंटेज हम लोग नॉर्मल आरएफओ पे नहीं लगा सकते, इसलिए हम अज्यूम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर 25% ऑन कॉस्ट बोला है तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपीज हो जाएगा एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके 125 हो जाएगा। सो 125 के आरएफओ में 100 रुपीज का कॉस्ट है, तो अगर क्वेश्चन में आरएफओ दिया है 5 लाख रुपीज तो कॉस्ट कितना होगा? तो ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4 लाख। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया 4 लाख रुपीज। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है जो ट्रेडिंग अकाउंट से डिराइव होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, देन प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ हमने निकाला हुआ है 4 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया है 6,000, नेट परचेजेस 30,000 दिया हुआ है, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे वही निकल जाएगा। सो ये 36 यहाँ से माइनस होगा, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री विल कम टू 3,64,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 34, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट दिया है 2 साल का, नोट टू अकाउंट्स है, रिजर्व एंड सरप्लस का एडजस्टमेंट है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले फुल फॉर्मेट बना लो, एडजस्टमेंट्स पढ़ के पहले वर्किंग नोट बनाओ और फिर उसका पूरे फॉर्मेट में पोस्टिंग करो। तो पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें आता है नेट प्रॉफिट
प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इससे मिलता है हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट असेट माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट। तो इससे आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और फिर माइनस टैक्स पेड करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। उसके बाद है सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला एडजस्टमेंट है, डिवेंचर्स आर इशूड ऑन 1 अप्रैल 22। ऊपर बैलेंस शीट का अगर डेट देखते हैं 1 अप्रैल 22 ओपनिंग डेट है। सो साल के स्टार्टिंग में ही डिवेंचर्स इश्यू हो गए, सो हमको पूरे साल का इंटरेस्ट देना है उस पर। सो बैलेंस शीट में अगर देखते हो 12% डिवेंचर्स है, ओपनिंग है 6 लाख रुपीज, क्लोजिंग है 10 लाख, मतलब 4 लाख के डिवेंचर्स ओपनिंग डेट पे ही इश्यू हो गए और फुल 10 लाख पे हमको 12% 1,20,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,20,000 एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस होता है 1,20,000। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 12 लाख परचेज्ड एंड अनदर मशीन ऑफ बुक वैल्यू 3 लाख सोल्ड एट अ लॉस। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनेगा। सो फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग है 20 लाख एंड क्लोजिंग है 28 लाख। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स परचेज 12 लाख दिया है, सो टू बैंक 12 लाख रुपीज परचेज हो गया। देन 3 लाख का फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड एट 20,000 लॉस, सो बाय बैंक सेल वैल्यू हो जाएगा 2,80,000 और बाय P&L लॉस 20,000। अब डेबिट साइड का टोटल है 32 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल है 31 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस है क्रेडिट में, ये हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। सो एडजस्टमेंट के बेसिस पे हमने वर्किंग नोट बना लिया। अब हम लोग पूरा बैलेंस शीट उठा के कैश फ्लो में पोस्टिंग कर सकते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले है शेयर कैपिटल, जो 2,50,000 से 3,50,000 इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 लाख रुपीज ऐड। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है और नोट यूज करके कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनेगा। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ P&L 2 लाख रुपीज नेगेटिव दिया है, माइनस ओपनिंग वैल्यू ऑफ P&L 4 लाख रुपीज है, सो ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख रुपीज का लॉस आएगा नेगेटिव। देन SPR जो है 0 से 2,50,000 इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये शेयर्स इशू करते टाइम हमने प्रीमियम पे इशू किया, सो प्रीमियम ऑन शेयर्स 2,50,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद डिवेंचर्स 6 लाख से 10 लाख इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इश्यू ऑफ डिवेंचर 4 लाख रुपीज ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी, जो 15 लाख से 12,50,000 रिड्यूस हो रहा है, सो डिक्रीज ट्रेड पेएबल 2,50,000। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स का हमने अकाउंट बनाया है। अकाउंट में सबसे पहले है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 2,80,000, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2,80,000 का सेल ऐड हो जाएगा एंड माइनस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स
12 लाख सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सो डेप्रिसिएशन निकला है 1 लाख एंड लॉस ऑन फिक्स्ड असेट 20,000। नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10 लाख 10 लाख, देयर इज नो चेंज। देन ट्रेड रिसीवेबल 15 से 16 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है। सो ट्रेड रिसीवेबल ये सब नेगेटिव है, 1 लाख हमको सब्ट्रैक्ट करना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में आता है। प्रीपेड एक्सपेंस 2 लाख से 0 रिड्यूस हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट 2 लाख रुपीज ऐड हो जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट्स का पोस्टिंग हमने ऑलरेडी कर दिया। सो जो नेट लॉस आया है 6 लाख नेगेटिव, ये लिख लेंगे। अब 6 लाख नेगेटिव एंड 2 लाख 40 पॉजिटिव, तो 3 लाख 60,000 नेगेटिव आएगा। अब 360 प्लस 2 लाख इज 160 नेगेटिव और ये 350, सो 4 लाख 10,000 नेगेटिव। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4 लाख 10,000 नेगेटिव। देन 280 माइनस 12 लाख, तो 9 लाख 20,000 नेगेटिव। और यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने बस एक मिस्टेक किया, 10 लाख रुपीस का इश्यू है, 25 लाख से 35 लाख। ओके, सो 16 लाख 50 माइनस 1 लाख 20, सो 15 लाख 30,000 का इश्यू हो जाएगा। अब नेगेटिव है 920 और 410, सो 13 लाख 30 और पॉजिटिव है 15 लाख 30, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 लाख रुपीज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ये 1 लाख से ही इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख। अब ये ऐड करके क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 लाख आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाता है कहीं पे हमने 1 लाख रुपीस का एंट्री छोड़ दिया है या मिस्टेक किया है। सो 1 लाख का मिस्टेक हमको फाइंड आउट करना है। सो एक बार टोटलिंग चेक कर लेते हैं। सो 6 लाख एंड 3 लाख 2 लाख 40, सो 3 लाख 60, नेगेटिव 360, नेगेटिव 350, 710 आता है, माइनस 2 लाख। यहाँ पे है अपना मिस्टेक 5 लाख 10,000। सो नेट इंक्रीज ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपीज हो जाएगा एंड फिर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। सो ये हमारा सॉल्व हो गया क्लास 12 का एक और सैंपल पेपर। आगे अकाउंट्स के अलग अलग सैंपल पेपर्स हम ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।